जय हिंद साथियों, मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम 29 क्लास देख चुके हैं दोस्तों यूपीएससी आईएएस की ज्योग्राफी प्री कम मेंस की। तो दोस्तों ये हमारी 30 नंबर की क्लास है नोट्स 3 की। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन को प्रेस करके, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। तो दोस्तों इसमें हम सिंचाई के साधन एक परिचय, अर्थात दोस्तों हम इसमें सिंचाई को पढ़ेंगे, इरिगेशन को देखेंगे इस चैप्टर में। 30वीं क्लास है दोस्तों। तो पिछली सारी क्लासेस दोस्तों मैंने आई बटन में डाल दी है प्लेलिस्ट ज्योग्राफी प्री कम मेंस के नाम से। तो जाके उसमें दोस्तों सारी 29 क्लास देख लेना, ताकि दोस्तों आपकी लिंक बन जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की क्लास है जिसमें हम सिंचाई के साधन अर्थ एक परिचय। किसी भी देश में कृषि विकास पर्यावरणीय, राजनीतिक, संस्थात्मक एवं आधारभूत संरचनात्मक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। आधारभूत संरचनात्मक कारकों के अंतर्गत सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, रासायनिक एवं जैविक उर्वरक, उन्नत बीज इत्यादि को शामिल किया जाता है। यह कारक समष्टि एवं व्यष्टि दोनों स्तरों पर विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। सिंचाई कृत्रिम विधियों द्वारा खेतों को जल उपलब्ध कराना, अतः नहर, कुएं, नलकूप, तालाब आदि साधनों के माध्यम से फसलों को जल आपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। फसलों की वृद्धि, शुष्क क्षेत्रों में असंतुलित मृदा अर्थात डिस्टर्ब्ड सोइल्स में पौधों के पुनः विकास तथा अपर्याप्त वर्षा के दौरान जल आपूर्ति के लिए सिंचाई का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत सीधे वर्षा जल पर आधारित आश्रित कृषि को वर्षा सिंचित कृषि कहते हैं। इसके अलावा बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित नमी को सिंचित करके तथा बिना सिंचाई वाली कृषि शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। प्राचीन काल से ही मानव जाति सिंचाई प्रणाली से लाभान्वित हो रही है। पुरातत्व संबंधी जांच में उन स्थानों पर सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं जहां फसल उत्पादन के लिए प्राकृतिक वर्षा अपर्याप्त थी। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया के मैदानी क्षेत्रों में 12 मासी सिंचाई की जाती थी। सीरिया में सीढ़ीदार खेत सिंचाई, मिस्र में बेसिन सिंचाई आदि। 20वीं शताब्दी में डीजल और इलेक्ट्रिक वाटर पंप मोटरों के आगमन के पश्चात मनुष्यों ने भूजल का अधिकाधिक दोहन कर एवं नहरों आदि को विस्तृत कर सिंचित कृषि क्षेत्र में वृद्धि की है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय मानसून की प्रकृति अत्यंत अनियमित होती है। मानसून की विफलता की स्थिति में फसल नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकती है, लेकिन कम वर्षा से फसल उत्पादन में काफ़ी कमी हो सकती है तथा चरम दशाओं में फसल पूर्णतः नष्ट हो सकती है। भारत के अधिकांश भागों में वर्षा सिंचित कृषि से की जाती है। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है तथा ऐसा अनुमान है कि बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए भारत को अनाज उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्ष 2050 में जल की मांग वर्ष 2000 की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक होने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर खाद्य पदार्थों की मांग भी 2 गुना होने का अनुमान है। औसतन 1 टन अनाज का उत्पादन करने के लिए लगभग 1000 टन जल की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक अनियमित जलवायु दशाएं उत्पन्न होंगी और इस प्रकार फसलें वर्षा में उच्च परिवर्तनशीलता के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक प्रवण हो जाएंगी। सिंचित भूमि की वर्तमान उत्पादकता 2.5 टन अर्थात 2.5 टन प्रति हेक्टेयर है तथा वर्षा सिंचित कृषि भूमियों की उत्पादकता आधा टन प्रति हेक्टेयर से भी कम है। इस संदर्भ में सिंचाई रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की एक त्वरित आवश्यकता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे कि भारत विश्व की नदियों के कुल औसत वार्षिक जल प्रवाह का 4% प्राप्त करता है। प्राकृतिक जल प्रवाह की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम से कम 1100 घन मीटर प्रति वर्ष है। जल की मात्रा जो वास्तव में लाभदायक उपयोग के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, वह मात्रा भौतिक एवं स्थलाकृति अवरोधों, अंतर्राज्यीय मुद्दों और वर्तमान प्रौद्योगिकी द्वारा आरोपित कठोर प्रतिबंधों के कारण बहुत कम है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हेडिंग है दोस्तों, सिंचाई के लाभ क्या क्या होंगे, है ना। इरिगेशन के मतलब प्रॉफिट क्या क्या होंगे। तो फसल उत्पादन में वृद्धि पहला प्रॉफिट। तो सही समय पर प्रत्येक फसल के अनुरूप उचित मात्रा में जल उपलब्ध
कराकर लगभग सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। जल की इस प्रकार की नियंत्रित आपूर्ति केवल सिंचाई के माध्यम से ही संभव है। सेकंड है दोस्तों सूखे से संरक्षण। अर्थात क्या है दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता सूखे से होने वाली फसल हानि या सूखे के कारण उत्पन्न होने वाली अकाल की स्थिति के विरुद्ध संरक्षण सुनिश्चित करती है। फिर इसमें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंचाई के अभाव वाले क्षेत्रों में किसानों को फसलों की वृद्धि के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। चूँकि प्रत्येक वर्ष वर्षा से फसल के लिए आवश्यक पर्याप्त जल प्राप्त नहीं होता, इसलिए किसानों को सदैव जोखिम का सामना करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कृषि के अंतर्गत नए क्षेत्र। अर्थात लाभ क्या है दोस्तों कृषि के अंतर्गत नए क्षेत्र। सिंचाई से नए क्षेत्रों में कृषि संभव हो पाती है और सिंचित कृषि के अंतर्गत आने वाले शुद्ध क्षेत्र में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मुख्य फसलों की कृषि। तो सिंचाई के लिए जल की निश्चित आपूर्ति के कारण किसान मुख्य फसलों या यहाँ तक कि अन्य फसलों की कृषि के बारे में सोच सकते हैं जो अत्यधिक मात्रा में उपज प्रदान करती हैं। इन फसलों का उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में संभव नहीं है क्योंकि उपयुक्त समय पर जल की अल्प उपलब्धता के कारण भी ये फसल नष्ट हो सकती और निवेश की गई सभी पूंजी बर्बाद हो सकती है। फिर है दोस्तों मिश्रित फसल का उन्मूलन। नेक्स्ट लाभ है दोस्तों तो वर्षा सिंचित क्षेत्रों में किसानों में एक ही क्षेत्र में एक से अधिक प्रकार की फसल पैदा करने की प्रवृत्ति होती है। उनके अनुसार भले ही कोई फसल जल की आवश्यक मात्रा के अभाव में नष्ट हो जाए परंतु कम से कम बाकी बोई गई फसलों से उपज प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। हालांकि इस प्रवृत्ति से क्षेत्र के कुल उत्पादन में कमी होती है। सिंचाई द्वारा निश्चित मात्रा में जल की आपूर्ति के कारण किसान किसी भी समय एक ही क्षेत्र में केवल एक किस्म की फसल की कृषि करने में सक्षम होते हैं। परिणाम स्वरूप कुल उपज में वृद्धि होती है। फिर दोस्तों पॉइंट है आर्थिक विकास। लाभ क्या है दोस्तों आर्थिक विकास। तो निश्चित सिंचाई द्वारा किसानों को वर्ष भर फसल उत्पादन के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है। साथ ही सरकार विस्तारित सिंचाई सुविधाओं के प्रसार से उत्पादन में वृद्धि लाभ होता है। फिर है दोस्तों जल विद्युत उत्पादन। ये भी लाभ है दोस्तों कि आमतौर पर सिंचाई की नहर प्रणाली में कुछ स्थानों पर नहर के आधार की ऊंचाई में अंतर या विविधता होती है। हालांकि यहाँ अंतर बहुत अधिक नहीं होता है, फिर भी ऊंचाई में विद्यमान इस अंतर के सफलतापूर्वक उपयोग से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। गंगा नहर, शारदा नहर, यमुना नहर आदि जैसी कई नहरों में बल्ब टरबाइन का उपयोग कर लघु जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना की गई है। फिर है दोस्तों लाभ क्या है कि घरेलू और औद्योगिक जल की आपूर्ति होती है। ये भी एक लाभ है कि सिंचाई नहरों से कुछ जल का उपयोग निकट स्थित क्षेत्रों में घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए आवश्यक जल की मात्रा सिंचाई हेतु आवश्यक जल की मात्रा की तुलना में कम होती है और यह कुल प्रवाह को भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी कस्बे के निवासियों को तीस्ता महानंदा लिंक नहर द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। अब दोस्तों देखते हैं सेकंड हेडिंग दी गई है आपके सामने दोस्तों सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण। तो जलवायविक परिस्थितियों और भौतिक संरचनाओं पर आधारित एवं प्रभावित जल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता तथा तकनीकी व्यवहार्यता आदि में अंतर के कारण विश्व में सिंचाई की विभिन्न तकनीकें पाई जाती हैं। सिंचाई प्रणाली को विभिन्न योजनाओं के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि दोस्तों हम अभी नीचे देखेंगे। तो इसमें दोस्तों पहला आधार है स्रोत के आधार पर सिंचाई। अर्थात क्या है दोस्तों कि सतही और भूमिगत जल की उपलब्धता, भूमि की ढलान, मिट्टी की प्रकृति और किसी क्षेत्र में उगाई गई फसलों के प्रकार के आधार पर सिंचाई के कई स्रोतों का उपयोग किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में प्रयुक्त सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं दोस्तों। क्या क्या मुख्य स्रोत है? तो कुएं एवं नलकूप है फर्स्ट, सेकंड है दोस्तों नहरें, थर्ड है दोस्तों तालाब और अन्य स्रोत है दोस्तों फोर्थ नंबर पर फव्वारों द्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, कुहल सिंचाई, ढेकली सिंचाई, डोंग और बोक्का सिंचाई। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कुएं एवं नलकूप का देखते हैं दोस्तों। तो भूजल से सिंचाई का यह स्रोत
अर्थात कुएं प्राचीन काल से ही प्रचलित है। वर्तमान में देश के कुल सिंचित क्षेत्र के 62% भाग पर कुओं और ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई की जाती है। यह सिंचाई का सबसे सुगम स्रोत है। इस सिंचाई स्रोत को अल्प समय अवधि में स्थापित किया जा सकता है। हालांकि यह महंगा है। असंधारणीय तरीके से इनके द्वारा भूजल दोहन किए जाने से भूजल स्तर में कमी आ रही है। ट्यूबवेल के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है, तत्पश्चात राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और बिहार का स्थान है। अब देखते हैं दोस्तों ट्यूबवेल का यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है, स्रोतों द्वारा सिंचित निबल क्षेत्र, है ना। तो दोस्तों इसमें क्या है डायग्राम में, तो इसमें दोस्तों है ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल से दोस्तों कितना हो रहा है, 62% क्षेत्र सिंचित हो रहा है। और दोस्तों डायग्राम में ही दिखाया जा रहा है जैसे कि कनाल अर्थात नहर से 26% 26% से क्षेत्र सिंचित हो रहा है और 3% टैंक से हो रहा है दोस्तों, और अदर सोर्सेज से 9% हो रहा है ना। तो दोस्तों हमारे देश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो ट्यूबवेल अर्थात नलकूप के माध्यम से होती है ना। यह आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों बोरिंग की जाती है ना उसके माध्यम से। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नहर को कि नहर क्या है। नहर अर्थात कनाल 1950 से 1951 में नहर को सिंचाई का मुख्य स्रोत माना जाता था। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 50% नहरों द्वारा सींचा जाता था। 1960 के दशक में सरकार के प्रोत्साहन द्वारा ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई। नतीजन नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र घटकर 40% से भी कम रह गया और 2009-2010 में यह 26% हो गया। नहरें निम्न एवं समतल क्षेत्रों, उत्पादक मैदानी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होती हैं, जहां सतही जल निकासी का 12मासी स्रोत उपलब्ध है। ऐसी स्थितियां आदर्श रूप में भारत के उत्तरी मैदानों, कश्मीर एवं मणिपुर की घाटियों और पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती है। नहरों का उच्च घनत्व उत्तर प्रदेश में गंगा नहर प्रणाली तथा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के साथ पाया जाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा आदि नदियों में महत्वपूर्ण नहर प्रणालियां हैं। नहर सिंचाई में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, तत्पश्चात आंध्र प्रदेश का स्थान है। फिर आता है दोस्तों तालाब से। तो सिंचाई तालाब या तालाब किसी भी आकार में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय है। इसमें संरचना के भाग के रूप में प्राकृतिक या मानव निर्मित झरने भी शामिल हो सकते हैं। देश के कुछ भागों में, विशेषकर प्रायद्वीपीय भारत में, तालाब सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 3% भाग तालाब सिंचाई के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं दोस्तों 2002 से लेकर 2001 में की गई तीसरी लघु सिंचाई गणना के अनुसार देश में लगभग 5.56 लाख अर्थात 5,56,000 तालाब है, जिनमें से अधिकांश तालाब निम्नलिखित राज्यों में है। तो दोस्तों देखते हैं किन किन राज्यों में तालाब है। तो पश्चिम बंगाल में जो है दोस्तों देश में विद्यमान कुल तालाब का 21.2% है। वहीं पर आंध्र प्रदेश में 13.6% है और महाराष्ट्र में ये प्रतिशत घट के 12.5% हो गया और छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये और घट जाता है और 7.5% हो जाता है और मध्य प्रदेश में फिर और घटता है दोस्तों। तालाब का प्रतिशत कितना है, 7.5% और तमिलनाडु में दोस्तों ये 7% रह जाता है। अर्थात दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई पश्चिम बंगाल में तालाब से होती है। फिर कर्नाटक में दोस्तों ये प्रतिशत घट के सिर्फ 5% रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में दोस्तों भारत सिंचाई के क्षेत्र दिखाए गए हैं, है ना। तो कहाँ पे दोस्तों लो सिंचाई, मतलब वेरी लो है, मॉडरेट है, ये दोस्तों पूरा क्षेत्र दिखाया गया है। तो इंडिया डिग्री ऑफ वाटर नीड, है ना। तो एक दोस्तों इसमें 2 डायग्राम दिखाए गए, जिसमें कि दोस्तों इस डायग्राम में इंडिया को मतलब कितने पानी की ज़रूरत है ये बताया गया है ना, कि कितने पानी की ज़रूरत है। जैसे कि दोस्तों साउथ का क्षेत्र हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो साउथ में तो दोस्तों साउथ के क्षेत्र में हमको कैसे पानी की ज़रूरत है दोस्तों, तो ये मॉडरेट जो है, अर्थात दोस्तों ये मॉडरेट पानी की ज़रूरत है साउथ में।
वहीं पे दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र में दोस्तों पूरा ब्लैक दिखाया गया। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे वेरी हाई मतलब बहुत ज़्यादा नीड है पानी की। और वहीं पे दोस्तों दिखाए गए हैं डॉट डॉट से जो दिखाए गए वहाँ पे दोस्तों वेरी लो मतलब बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये क्षेत्र हो गया और इधर का क्षेत्र हो गया। और वैसे ही दोस्तों इस क्षेत्र में लो पानी की ज़रूरत है। तो ये तो दोस्तों क्षेत्र को क्या हो गया हमारा, ये जो क्षेत्र जो इको डायग्राम हो गया नीचे वाला छोटा डायग्राम, ये दोस्तों मतलब पानी की कितनी ज़रूरत है क्षेत्रों में, ये इसको दिखा। फिर दोस्तों एक बड़ा डायग्राम दिया गया है भारत का नक्शे का, उसमें दोस्तों साइन दिखाया गया है कनाल का, नहर का, टैंक का, बेल्स का और ट्यूबवेल से कहाँ कहाँ किससे सिंचाई होती। जैसे कि दोस्तों कनाल का जो है, कनाल से सिंचाई दोस्तों उड़ीसा हो गया और थोड़ा सा आंध्रा का क्षेत्र है इसमें होती। वहीं पे दोस्तों टैंक से जो सिंचाई होती जैसे कि साउथ में यहाँ का क्षेत्र और इधर का क्षेत्र, इस जगह टैंक से सिंचाई होती। वैसे ही दोस्तों बेल से सिंचाई दोस्तों यहाँ पे होती, कुएं से सिंचाई मतलब इस क्षेत्र में। और ट्यूबवेल से सिंचाई जैसे दोस्तों इस क्षेत्र में होती है, नहीं सॉरी दोस्तों, ट्यूबवेल से सिंचाई इस क्षेत्र में। तो ये दोस्तों डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको क्या चीज़ें और अच्छे से डाटा पूरा समझ में आ जाए। ऊपर का भी दिखा देता हूँ आपको, तो इनका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लग जाए। जैसे कि दोस्तों पाकिस्तान के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो पूरी सिंचाई हो रही वो सिर्फ नहरों से हो रही, अत्यधिक मतलब सिंचाई, ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई किससे हो रही, नहरों से। ये जैसे ये क्षेत्र है ना, और पूरा पाकिस्तान दोस्तों कहाँ से, नहरों से ही सिंचित होता है क्योंकि एक सिंधु नदी है वहाँ पे सबसे बड़ी नदी। तो अब दोस्तों देखते हैं हम आगे। ये तो हो गया आधा डायग्राम और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों नीचे वाले डायग्राम का। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि हालांकि जैसे कि कुछ पॉइंट लिखे गए हैं दोस्तों यहाँ पे कि हालांकि ग्रीष्म ऋतु के दौरान जब तुलनात्मक रूप से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है तब कई तालाब सूख जाते हैं। इन 15% तालाबों का उपयोग नहीं कर पाने के कारण लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता नष्ट हो जाती है। साथ ही तालाबों के कम उपयोग के कारण लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर क्षमता नष्ट हो जाती है। सिंचाई के लिए तालाब का उपयोग नहीं किए जाने के कारण मेघालय, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में क्षमता हानि तुलनात्मक रूप से अधिक अर्थात 30% से अधिक, जबकि गुजरात, नागालैंड, राजस्थान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा दादर एवं नगर हवेली में तालाबों के अल्प उपयोग के कारण सिंचाई क्षमता में हानि 50% से अधिक होती है। अब देखते हैं दोस्तों आकार के आधार पर, तो भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कृषि योग्य कमांड क्षेत्र अर्थात कल्टिवेबल कमांड एरिया CCA के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो दोस्तों पहला जो है बृहद क्षेत्र, तो वे परियोजनाएं जिनमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक विस्तृत CCA अर्थात क्या है दोस्तों कल्टिवेबल कमांड एरिया सम्मिलित है, उन्हें बृहद परियोजनाएं कहा जाता है। और दोस्तों मध्यम क्षेत्र में आता है कि वे सिंचाई परियोजनाएं जिनमें 10,000 हेक्टेयर से कम लेकिन 2,000 हेक्टेयर से अधिक विस्तृत CCA क्षेत्र सम्मिलित हो, उन्हें मध्यम परियोजनाएं कहा जाता है। फिर आता है दोस्तों 3rd नंबर पे आता है लघु क्षेत्र, तो उन सिंचाई परियोजनाओं को जिनका CCA 2,000 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्र विस्तृत हो, उन्हें लघु परियोजनाओं के रूप में जाना जाता है। फिर है दोस्तों देखते हैं कि कृषि योग्य कमांड एरिया CCA सकल कमान क्षेत्र में उपजाऊ बंजर भूमि, क्षारीय मिट्टी, स्थानीय तालाब, गांव और निवास स्थान के रूप में अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों को अनकल्चरेबल एरिया कहा जाता है। शेष क्षेत्र जहां संतोषजनक ढंग से फसल उत्पादन किया जा सकता है, उन्हें कृषि योग्य कमान क्षेत्र CCA के रूप में जाना जाता है। कृषि योग्य कमांड एरिया को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है दोस्तों कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया, तो वह क्षेत्र जहां फसल एक विशेष समय या फसल की ऋतु
में उगाई जाती है उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। और सेकंड है दोस्तों कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। तो वह क्षेत्र जहाँ फसल किसी विशेष ऋतु में नहीं उगाई जाती कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया कहलाता है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है। तो ऐसा आकलित किया गया है कि देश की बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सर्वाधिक सिंचाई क्षमता लगभग 64 मिलियन हेक्टेयर है। इन परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का 66% समग्र देश के लिए निर्मित किया गया। 1951 से 1997 तक बृहद और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता के निर्माण की औसत दर प्रति वर्ष 0.51 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 1997 से 2005 के दौरान क्षमता निर्माण की दर प्रति वर्ष 0.92 मिलियन हेक्टेयर पाई गई। क्षमता निर्माण की दर में यह वृद्धि संभवतः इन परियोजनाओं की सफलता के कारण हुई है, जो कि AIBP अर्थात एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ी हुई सहायता के कारण तीव्र हो गई है। फिर है दोस्तों पॉइंट है कि सतही एवं भूजल दोनों का लघु सिंचाई परियोजनाओं में स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं में मुख्यतः सतही जल संसाधनों का दोहन किया जाता है। भूजल लघु सिंचाई मुख्य रूप से संस्थागत वित्त और किसानों की स्वयं की बचत द्वारा उनके व्यक्तिगत और सहकारी प्रयासों के माध्यम से की जाती है। सतही जल लघु सिंचाई योजनाएं आमतौर पर केवल सार्वजनिक क्षेत्र से ही वित्त पोषित की जाती है। लघु सिंचाई योजनाओं की सर्वाधिक सिंचाई क्षमता 75.84 मिलियन हेक्टेयर आकलित की गई, जिनमें से कुछ भाग अर्थात कुछ भाग क्या है दोस्तों 58.46 मिलियन हेक्टेयर भूजल आधारित होगा तथा जो कुल क्षमता का लगभग 2/3 है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि देश भर में बढ़ती सिंचाई में लघु सिंचाई योजनाओं का मुख्य योगदान है। उपयोग में ली गई कुल सिंचाई क्षमता का लगभग 65% लघु सिंचाई योजनाओं से प्राप्त होता है। लघु सिंचाई योजनाओं को मोटे तौर पर निम्न 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। तो पहला है दोस्तों कुएं से, सेकंड है दोस्तों कम गहरी ट्यूबवेल से, थर्ड है दोस्तों गहरी ट्यूबवेल से अर्थात नलकूप से, और फोर्थ है दोस्तों सतही प्रवाह योजनाएं। और इसमें दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है सतही जल लिफ्ट योजनाएं। तो इसमें दोस्तों बृहद एवं मध्यम की तुलना में लघु सिंचाई योजना को देखते हैं दोस्तों। तो सिंचाई विकास के लिए रणनीतियां तैयार करते समय जल संसाधन योजनाकार को स्थानीय दशाओं पर आधारित प्रत्येक प्रकार की परियोजना के लाभों की जानकारी होना चाहिए। उदाहरण के लिए बृहद या मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों को लाभान्वित करना सदैव संभव नहीं हो सकता। इन स्थानों के लिए लघु सिंचाई योजनाएं सबसे उपयुक्त होगी। इसके अतिरिक्त भूमि धारण इस तरह से विभाजित किया जा सकता है कि लघु सिंचाई अपरिहार्य हो। हालांकि सिंचाई क्षमता के विकास की समग्र लागत को कम करने के लिए जहां भी संभव हो बृहद और मध्यम परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों जल वितरण की तकनीक के आधार पर किस प्रकार से होती सिंचाई। तो स्रोत से प्राप्त जल को खेत के भीतर वितरित करने के मामले में विभिन्न प्रकार की सिंचाई तकनीक अलग अलग होती है। सामान्य तौर पर सिंचाई का लक्ष्य पूरे खेत में समान रूप से जल की आपूर्ति करना है ताकि प्रत्येक पौधे को आवश्यक मात्रा में जल प्राप्त हो सके, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। विभिन्न सिंचाई तकनीक दोस्तों निम्नानुसार है। किस प्रकार है दोस्तों? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है दोस्तों सतही सिंचाई। तो सतही सिंचाई प्रणालियों में जल सरल गुरुत्वाकर्षण प्रवाह द्वारा खेत को तर करने के लिए और मिट्टी में रिसने के लिए संपूर्ण भूमि पर बहता है। इसे प्रायः बाढ़ सिंचाई कहा जाता है। इस प्रकार की सिंचाई के परिणाम कृषि भूमि में बाढ़ आने की स्थिति के समान होते हैं। सतही सिंचाई को निम्नलिखित वर्गों में उप विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें पहला वर्ग क्या है? बेसिन सिंचाई। तो बेसिन सिंचाई का उपयोग ऐतिहासिक रूप से छोटे क्षेत्रों में किया जाता है। यह क्षेत्र भूमि के किनारे से घिरी हुई समतल सतह अर्थात दोस्तों पूरे बेसिन में क्या है दोस्तों भूमि की समतल सतह
पूरे बेसिन में शीघ्रता से जल प्रवाहित किया जाता है और जल भूमि में रिश्ता है। बेसिन क्रमिक रूप से जुड़े हो सकते हैं ताकि मिट्टी में आवश्यक जल आपूर्ति होने के बाद एक बेसिन से अगले बेसिन में जल की निकासी हो जाती है। फिर सेकंड है दोस्तों कुंड सिंचाई। तो कुंड सिंचाई खेत में प्रभावी ढाल की दिशा में छोटी छोटी समानांतर नहरें बनाकर की जाती। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों, जो डार्क ब्लैक डार्क से हमने लिखा कुंड सिंचाई। तो दोस्तों जब भी आप मेन से लिखोगे ना तो कुंड सिंचाई जो लिखा है उसको दोस्तों आप कैसे करोगे, अंडरलाइन करोगे। जिस भी पेन से आप लिख रहे होगे, ब्लू पेन से मतलब अंडरलाइन करते जाओगे, मतलब जो मुख्य शब्द हैं उनको अंडरलाइन करोगे। तो इससे दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों कुंड सिंचाई को फिर से देखते हैं कि कुंड सिंचाई खेत में प्रभावी ढाल की दिशा में छोटी छोटी समानांतर नहरें बनाकर की जाती है। प्रत्येक कुंड के ऊपरी छोर पर जल छोड़ा जाता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के तहत जल खेत में नीचे की ओर प्रवाहित होता है। फिर है दोस्तों सीमांत पट्टी। तो जिसे बॉर्डर, सीमांत पट्टी क्या है दोस्तों, तो सीमांत पट्टी को क्या है दोस्तों, हम मेंस में लिखते समय इसको अंडरलाइन कर देंगे, है ना। तो सीमांत पट्टी जिसे बॉर्डर के चेक या बे इरिगेशन के रूप में भी जाना जाता है। सीमांत पट्टी को लेवल बेसिन और कुंड सिंचाई का मिश्रित रूप माना जा सकता है। खेत कई खंडों या पट्टियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक पट्टी अन्य पट्टी के ऊपर उठे हुए चेक बैंक्स अर्थात सीमांतों द्वारा अलग की जाती है। ये पट्टियाँ आमतौर पर बेसिन सिंचाई की तुलना में अधिक लंबी और सक्रिय होती है और ये खेत की ढाल के साथ लंबाई में संरेखित होती है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमको यहाँ पे दोस्तों क्या है, बेसिन सिंचाई और साइन ट्यूब्स के उपयोग से कुंड सिंचाई, दोनों दोस्तों सिंचाई दिखाई गई है ना। तो बेसिन सिंचाई दोस्तों कैसी है, खेत में जो सिंचाई होती है ना दोस्तों, जो खेतों में मतलब खेत को जोता जाता है, तो ये दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, मैंने अंडरलाइन कर दिया, गोला बना दिया। तो ये दोस्तों बेसिन सिंचाई कहलाती, खेत में जो नॉर्मल सिंचाई होती। और वहीं पे दोस्तों साइन ट्यूब के उपयोग से कुंड सिंचाई हो रही है ना। ये जो दोस्तों है ये कुंड सिंचाई क्या है, खेत में ही दोस्तों क्या करा इनने, एक प्रकार का दोस्तों नाला या मतलब एक गली बना दी या फिर कुंड बोल सकते हैं दोस्तों, और उसमें पानी भर दिया और ट्यूब्स के माध्यम से पानी जा रहा है। तो इस प्रकार की सिंचाई क्या कुंड सिंचाई कहलाती। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि स्थानीय सिंचाई क्या होती। स्थानीयकृत सिंचाई। तो स्थानीयकृत सिंचाई एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक पूर्व निर्धारित पैटर्न में पाइप नेटवर्क के माध्यम से निम्न दाब में जल वितरित किया जाता है तथा इस प्रणाली में अल्प मात्रा में प्रत्येक पौधे या इसके निकट स्थित पौधों को जल आपूर्ति की जाती है। इसे निम्न प्रवाह सिंचाई प्रणाली या फिर दोस्तों अल्प मात्रा सिंचाई या फिर दोस्तों सूक्ष्म सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। ड्रिप सिंचाई दोस्तों स्प्रे या सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई अर्थात माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन और बबलर इरिगेशन सिंचाई विधियों के इस वर्ग से संबंधित है। तो इस वर्ग में दोस्तों क्या है, स्थानीयकृत सिंचाई में दोस्तों पहला क्या है, ड्रिप सिंचाई। तो दोस्तों कहीं पे भी आप कभी खेत में गए होंगे तो आपने देखा होगा दोस्तों कि ट्यूब्स पड़े रहते हैं, तो एक एक बूंद पानी गिरता, वही है दोस्तों ड्रिप सिंचाई। तो जैसा कि इस पद्धति के नाम से स्पष्ट है कि ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। जल प्रत्येक बूंद के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। यदि उचित ढंग से प्रबंधित किया जाए तो यह पद्धति सिंचाई की सबसे जल कुशल पद्धति हो सकती है क्योंकि बाष्पीकरण और जल अभाव को न्यूनतम किया जाता है। ड्रिप सिंचाई की खेत जल दक्षता 80 से 90% है। आधुनिक कृषि में बाष्पीकरण को कम करने एवं उर्वरक के वितरण के लिए ड्रिप सिंचाई को प्रायः प्लास्टिक मल्च के साथ संयुक्त किया जाता है। इसे फर्टिगेशन के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। हमको दोस्तों ड्रिप सिंचाई प्रणाली दिखाई गई है डायग्राम में, है ना। तो दोस्तों इसको देख सकते हैं, आपकी क्या समझ सकते हैं कि ड्रिप सिंचाई कैसे होती है। तो ये दोस्तों जैसा कि ये खेत दिया गया है और खेत में क्या है, पाइप पड़े, है ना। खेत में हमने क्या करा, पाइप डाल दिया भाई,
और यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये हमारा कुआं है और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मोटर वोटर लगी, मोटर खींच रही है और एक पाइप में, जो बड़े पाइप है दोस्तों, उसमें पानी डाल दिए और यहाँ पे एयर बॉल हो गया, मेन लाइन हो गई दोस्तों और बॉल बल्ब्स हो गया। तो दोस्तों क्या करेंगे, हमको जब सिंचाई करनी होगी तो ये बॉल बल्ब को हम ऑन कर देंगे तो धीरे धीरे सभी ट्यूब्स में, मेन पाइप में पानी जाके सब ट्यूब्स में पानी परिवर्तित मतलब चला जाएगा, जिससे कि पूरे खेत में दोस्तों बूंद बूंद से सिंचाई होती रहेगी। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि स्प्रिंकलर सिंचाई क्या है, इसको भी देखते हैं दोस्तों। तो स्प्रिंकलर सिंचाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, छिड़काव या ओवरहेड इरिगेशन में खेत में एक या एक से अधिक केंद्रीय स्थानों पर जल पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है तथा ऊपरी उच्च दाब वाले स्प्रिंकलर या गन द्वारा वितरित किया जाता है। इस पद्धति में स्थायी रूप से स्थापित खड़े पाइप के ऊपर जुड़े स्प्रे या गन का उपयोग किया जाता है तथा यह प्रायः एक सुदृढ़ सिंचाई प्रणाली के रूप में जानी जाती है। उच्च दबाव वाले स्प्रिंकलर घूमते रहते हैं, इन स्प्रिंकलर को रोटर कहा जाता है तथा ये बॉल ड्राइव्स, गियर ड्राइव या इम्पैक्ट मैकेनिज्म द्वारा संचालित होते हैं। गन का उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं किया जाता है बल्कि ये डस्ट सेपरेशन और लॉगिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। स्प्रिंकलर पाइप द्वारा जल के स्रोत से जुड़े गतिशील प्लेटफॉर्म से भी जोड़े जा सकते हैं। स्वचालित रूप से गतिशील प्रणाली जिसे ट्रेवलिंग स्प्रिंकलर से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि तो ट्रेवलिंग स्प्रिंकलर से भी जाना जाता है द्वारा छोटे खेतों, खेल के मैदानों, बगीचों और चारागाहों आदि जैसे क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर सिंचाई में खेत जल दक्षता 60 से 70% होता है। तो ड्रिप सिंचाई दोस्तों ज़्यादा बेस्ट है स्प्रिंकलर सिंचाई की अपेक्षा। तो दोस्तों जैसा कि हम ये डायग्राम में देख रहे होंगे, डायग्राम में दोस्तों हमको दो प्रकार के स्प्रिंकलर इरिगेशन दिखाया गया। एक तो दोस्तों पाइप से हम स्प्रिंकलर इरिगेशन आप देख रहे होंगे, पाइप लगा दिया, मेन पाइप में से ऊपर फव्वारे टाइप के पाइप लगा दिए, ये क्या है दोस्तों, स्प्रिंकलर इरिगेशन। और सेकंड है दोस्तों ट्रेवलिंग स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो दोस्तों ट्रेवलिंग अर्थात घूमता फिरता ये इरिगेशन दोस्तों कहाँ की जाती है, जैसे कि खेल के मैदान हो गया है ना, गोल्फ के मैदानों में कर लेंगे दोस्तों, फुटबॉल के कुछ मैदान हो गए, क्रिकेट के मैदान हो गए, मतलब इस प्रकार के मैदानों में ये ट्रेवलिंग स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करते हैं जहाँ हल्की हल्की सिंचाई कर रहे हैं। फिर आता है दोस्तों उप सिंचाई को देखते हैं। तो दोस्तों उप सिंचाई को सीपेज इरिगेशन भी कहा जाता है तथा उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में खेतों में कई वर्षों से उप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। यह जल स्तर में कृत्रिम रूप से वृद्धि करने की एक विधि है ताकि पौधों के जड़ क्षेत्र से नीचे की मिट्टी को नम किया जा सके। यह प्रणालियाँ प्रायः निम्न भूमियों या नदी घाटियों में स्थायी घास के मैदानों पर स्थित होती है और जल निकासी से संबद्ध अवसंरचना से जुड़ी होती है। यह पंपिंग स्टेशनों, नहरों, बांधों और प्रवेश द्वारों की एक प्रणाली है जो नहरों के नेटवर्क में जल स्तर में वृद्धि या कमी करती है और इस प्रकार जल स्तर को नियंत्रित करती है। उप सिंचाई का इस्तेमाल वाणिज्यिक ग्रीन हाउस उत्पादन में भी किया जाता है। आमतौर पर ग्रीन हाउस में लगे पौधों के लिए इसमें अतिरिक्त जल को रिसाइकलिंग के लिए एकत्रित किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों सिंचाई के इन स्थानीयकृत रूपों को अपनाने में कई चुनौतियां हैं। उनमें से नीचे सूचीबद्ध की गई है दोस्तों, कुछ चुनौतियों को देखते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों इसमें कि व्यय क्या है दोस्तों, तो प्रारंभिक लागत ओवरहेड सिस्टम से अधिक हो सकती है। सेकेंड है दोस्तों अपशिष्ट, सौर्य ताप अर्थात सूर्य का ताप ड्रिप सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्यूब्स को प्रभावित कर सकता है जिससे उनके उपयोग की अवधि कम हो सकती है। थर्ड है दोस्तों अवरोधक, यदि जल को उचित ढंग से फिल्टर्ड नहीं किया जाता है और उपकरण की ठीक से देखरेख नहीं की जाती है तो परिणाम स्वरूप यह अवरोध उत्पन्न कर सकता है। फिर फोर्थ है दोस्तों इसी में आता है, यदि सिंचाई प्रणाली को उचित ढंग से स्थापित नहीं किया जाता है तो जल
समय और फसल की बर्बादी होती। इन प्रणालियों के लिए भूमि स्थलाकृति, मिट्टी, जल, फसल, कृषि, जलवायु दशाओं और ड्रिप सिंचाई प्रणाली एवं इसके घटकों की उपयुक्तता आदि जैसे सभी संबंधित कारकों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं जल के उपयोग के तरीके के आधार पर सिंचाई। तो इसमें दोस्तों है कि कृषि भूमि में जल आपूर्ति करने के तरीके के आधार पर भी सिंचाई प्रणालियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों पहला आप देख रहे होंगे दोस्तों कि फ्लो इरिगेशन सिस्टम। तो क्या है दोस्तों इसमें कि जिसमें सिंचाई जल सिंचित क्षेत्र की ओर प्रवाहित करते हुए पहुंचाया जाता है, इसे पुनः निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें आता है दोस्तों प्रत्यक्ष सिंचाई। तो जहां सिंचाई जल बिना किसी माध्यम भंडारण के सीधे नदी से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई नदी के स्तर को बढ़ाने के लिए एक नदी पर बांध या बैराज का निर्माण करके की जाती है तथा इस प्रकार की यह किसी निकटवर्ती नहर के माध्यम से नदी के प्रवाह के कुछ भाग को अलग कर देता है। नहर में प्रवाह गुरुत्वाकर्षण द्वारा होता है। अब दोस्तों इसमें देख लेना जलाशय या तालाब या भंडारण सिंचाई। तो इस प्रणाली में दोस्तों क्या होता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत सिंचाई जल नदी से प्राप्त किया जाता है, जहां नदी प्रवाह में अवरोध का निर्माण कर जैसे कि दोस्तों बांध जल का भंडारण किया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि जब भी नदी प्रवाह में जल की कमी होती है या जल प्रवाहित नहीं होता है तो भी पर्याप्त मात्रा में भंडारित जल विद्यमान होता है। इस भंडारित जल द्वारा नहरों की एक प्रणाली के माध्यम से खेतों की सिंचाई जारी रखी जा सकती है। फिर सेकेंड इसमें है दोस्तों लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। तो इस प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, जल का स्तर भूमि के स्तर की तुलना में नीचे होता है, अतः सिंचाई हेतु जल को पंपों या अन्य यांत्रिक उपकरणों द्वारा ऊपर उठाया जाता है तथा गुरुत्वाकर्षण के तहत प्रवाहित होने वाली नहरों के माध्यम से कृषि भूमि में पहुंचाया जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के एक बड़े भाग में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली द्वारा जलापूर्ति की जाती है। फिर है दोस्तों देखते हैं हम जल आपूर्ति के अवधि के आधार पर। तो जल आपूर्ति के अवधि के आधार पर भी सिंचाई प्रणालियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे पहला, जिसमें कि दोस्तों जलमग्न या बाण तुल्य सिंचाई प्रणाली। तो इसमें दोस्तों क्या है कि कृषि भूमि की सिंचाई हेतु इस प्रणाली में बाढ़ के दौरान नदी में प्रवाहित होने वाले जल की बड़ी मात्रा में आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार मिट्टी को संतृप्त किया जाता है, अतिरिक्त जल बहा जाता है और इस भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई में नदी के बाढ़ के जल का उपयोग किया जाता है और इसलिए यह प्रणाली वर्ष के एक निश्चित समय तक ही सीमित होती है। आमतौर पर नदी डेल्टा के निकटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की सिंचाई की जाती है जहां नदी और भूमि की ढलान मंद होती है। दुर्भाग्य से कई नदियों जिनके तटों पर पहले यह सिंचाई प्रणाली प्रयुक्त की गई थी, पिछली शताब्दी में उन पर बांध बना दिए गए और इस प्रकार इस सिंचाई प्रणाली के प्रयोग में कमी आई। फिर है दोस्तों 12 सिंचाई प्रणाली, अर्थात दोस्तों इस प्रणाली में फसल के पूरे जीवन चक्र के दौरान नियमित अंतरालों पर फसल के लिए आवश्यक जल की मात्रा के अनुसार सिंचाई जल की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार की सिंचाई के लिए जल नदियों से या कुओं से प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार स्रोत तो सतही जल या भूजल स्रोत हो सकता है तथा जल आपूर्ति जल प्रवाह या लिफ्ट सिंचाई प्रणाली द्वारा की जा सकती है। चलिए दोस्तों देखते हैं सिंचाई पद्धति का चयन। तो दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, फसलों तक जल आपूर्ति करने के कई तरीके, हालांकि उचित पद्धति का चयन एक चुनौती है। यह पद्धति विशेष फसल एवं मिट्टी के अनुकूल होनी चाहिए तथा निसंदेह जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए नीचे विभिन्न प्रकार की फसलों के अनुरूप उपलब्ध तरीकों की एक सूची दी गई है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें पद्धति दी गई है और उपयुक्त फसलें दी गई। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे सीमा पट्टी सिंचाई, तो उसमें दोस्तों फसलें क्या दी गई हैं, गेहूं, पत्तेदार सब्जियां और चारा। फिर आता है दोस्तों कुंड सिंचाई। तो कुंड सिंचाई से दोस्तों फसलें कौन सी की जाती है, मतलब सिंचित की जाती है, कपास हो गया, गन्ना हो गया और आलू कुंड सिंचाई से सिंचित की जाती है। फिर आता है दोस्तों बेसिन सिंचाई।
तो इससे दोस्तों बागान को सिंचित किया जाता है। तो ये दोस्तों हमने सिंचाई पद्धति देखी। अब देखते हैं दोस्तों जिन स्थानों पर जल की कमी पाई जाती है तथा लागत की तुलना में जल के संरक्षण को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे स्थानों पर स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसी अन्य पद्धतियां अपनाई जाती हैं। यद्यपि अधिकांश उन्नत देश इन पद्धतियों को अपना रहे हैं, लेकिन भारत में मुख्य रूप से आर्थिक बाधाओं के कारण इन पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि समय बीतने के साथ भूमि और जल संसाधन में कमी होती जाती है, अतः भारत में भी इन पद्धतियों को अपनाना आवश्यक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं थर्ड हेडिंग दी गई है दोस्तों सिंचाई दक्षता। तो सिंचाई दक्षता को पौधों की जड़ों के साथ विद्यमान मिट्टी की गहराई में संग्रहित जल तथा सिंचाई प्रणाली द्वारा आपूर्ति किए गए जल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार सिंचाई प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराए गए और पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए जल का उपयोग नहीं हो पाता है तथा इससे सिंचाई दक्षता कम हो जाती है। निम्न सिंचाई दक्षता का प्रमुख कारण अतिरिक्त सिंचाई जल की सक्रिय जड़ों की गहराई की तुलना में अधिक गहराई में स्थित मिट्टी की परतों से निकासी है। सिंचाई के जल का गहराई में स्थित मिट्टी की परतों से रिसाव भूजल स्तर के प्रदूषण का कारण हो सकता है। अत्यधिक सिंचाई और अल्प सिंचाई फसलों के लिए हानिकारक। इस प्रकार सिंचाई का समय और जल आपूर्ति की मात्रा फसल की पर्याप्त ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण। उदाहरण के लिए गेहूं के मामले में सिंचाई के उचित समय एवं अंतराल से जल के कम उपयोग के साथ उपज में 50% की वृद्धि होती है। फिर पॉइंट है दोस्तों नेक्स्ट कि अधिकांश आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के बावजूद 100% सिंचाई दक्षता नहीं पाई जाती। उच्च सिंचाई दक्षता प्राप्त करने में प्रमुख अवरोध साइल रूट जोन की गहराई के पुनर्भरण हेतु आवश्यक जल की मात्रा का उचित अनुमान प्राप्त करने में असमर्थता तथा मूल रोमों की मृदा में वास्तविक गहराई से संबंधित उचित एवं रियल टाइम जानकारी का अभाव है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि परंपरागत अनुमानों के अनुसार इष्टतम प्रबंधन प्रक्रियाओं के तहत 70% औसत सिंचाई दक्षता होने का अनुमान है। इस प्रकार स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के तहत औसत जल हानि 30% है, लेकिन कुंड एवं बाढ़ सिंचाई के तहत यह 50% से अधिक हो सकती है। सर्वोत्तम प्रयासों के साथ ड्रिप सिंचाई द्वारा 90% तक दक्षता प्राप्त की जा सकती है। शहरी सिंचाई और लैंडस्केप इरिगेशन के तहत सिंचाई जल की हानि आपूर्ति किए गए जल की 50% तक हो सकती है। फिर पॉइंट है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि करना है। देश में कुल जल उपयोग का 80% से अधिक कृषि गतिविधियों से संबंध है। इसलिए इस मिशन का मुख्य फोकस बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं अर्थात दोस्तों कैप एंड WM अर्थात कमान क्षेत्र कार्यक्रम एवं जल प्रबंधन और AIBP अर्थात त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आदि जैसी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की दक्षता में सुधार पर है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट पेज है दोस्तों फोर्थ हेडिंग दी गई है कि सिंचाई एवं राष्ट्रीय जल नीति क्या है। तो भारत ने 1987 अर्थात 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनाई। 2002 में इस नीति को संशोधित किया गया। यह नीति इस तथ्य पर बल देती है कि जल संसाधनों का नियोजन, विकास और प्रबंधन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संचालित किए जाने की आवश्यकता है। इस नीति के सिंचाई से संबंधित कुछ पहलू दोस्तों निम्न है। तो दोस्तों पहलुओं को देखते हैं। तो क्या है पहलू, अर्थात दोस्तों किसी व्यक्ति परियोजना में या किसी वाटर शेड में सिंचाई योजना के तहत भूमि की सिंचाई क्षमता, जल के सभी उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त संभव लागत, प्रभावी सिंचाई विकल्प और जल उपयोग दक्षता को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त सिंचाई तकनीकों को पूर्णतः ध्यान में रखा जाना चाहिए। उत्पादन को अधिकतम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिंचाई गहनता ऐसी होनी चाहिए कि अधिक से अधिक अर्थात अधिकाधिक खेतों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सके। फिर पॉइंट है दोस्तों कि जल उपयोग और भूमि उपयोग नीतियों के मध्य गहन समेकन होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि किसी सिंचाई पद्धति में जल का वितरण समानता
एवं सामाजिक न्याय के आधार पर होना चाहिए। चक्रीय जल वितरण प्रणाली तथा अधिकतम मूल्य एवं तर्क संगत मूल्य निर्धारण के तहत अनुमापी आधार पर आपूर्ति कर बड़े एवं छोटे खेतों के मध्य व्याप्त जल की उपलब्धता में असमानताओं को दूर करना चाहिए। फिर पॉइंट है दोस्तों कि यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए कि सिंचाई क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जाए। इस उद्देश्य के लिए सभी सिंचाई परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि स्वच्छ जल का सर्वाधिक उपभोग सिंचाई के लिए किया जाता है, अतः जल की प्रत्येक इकाई पर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना सिंचाई का लक्ष्य होना चाहिए। जहां संभव हो वैज्ञानिक प्रबंधन खेत प्रणालियां तथा स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाई जानी चाहिए। वैज्ञानिक एवं लागत प्रभावी उपायों द्वारा जल प्लावित या लवण प्रभावित क्षेत्रों का भूमि सुधार करना कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का भाग होना चाहिए। फिर दोस्तों फिफ्थ हेडिंग दी गई है दोस्तों कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन, अर्थात दोस्तों CADWM। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के पश्चात सिंचाई क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास व्यापक पैमाने पर शुरू हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं 1966 अर्थात 1966 से लेकर 69 1969 के तहत नई परियोजनाएं आरंभ की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू योजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पांचवी योजना 1974 से लेकर 1978 74 से 78 तक चल रही है दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि संभावित निर्माण और उपयोग के बीच बढ़ते अंतराल का अनुभव किया गया तथा तदनुसार 1974 से 75 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का आरंभ किया गया। CADP देश में प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत क्षेत्र विकास दृष्टिकोण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कमान क्षेत्र में निर्मित की गई सिंचाई क्षमता और उपयोग में ली जा रही सिंचाई क्षमता के बीच विद्यमान अंतराल को कम करना है। फिर है दोस्तों प्रारंभ में CADP को 1974 में 1974 में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया था। मार्च 1998 तक 21.78 मिलियन हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र CCA तथा 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार के साथ कमान क्षेत्र विकास के लिए आरंभ की गई परियोजनाओं की कुल संख्या 217 हो गई। फिर है दोस्तों कि 1 अप्रैल 2004 को इस कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया तथा इसमें मुख्य रूप से कृषि विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों को इस कार्यक्रम से हटाकर कतिपय अन्य गतिविधियों का समावेश करते हुए कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम CADP-WMP के रूप में संशोधित किया गया। अब देखते हैं दोस्तों यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना 2008 से लेकर 2009 से 2011 से 2012 के दौरान राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की जा रही। 12वीं योजना के दौरान इस योजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP के साथ समान रूप से कार्यान्वित किया जाना है। लगभग 7.6 MHA को कवर करने हेतु 12वीं योजना केंद्र का हिस्सा के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यय 15,000 करोड़ रुपए। इस कार्य फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इस कार्यक्रम में खेतों पर नहरों का निर्माण और खेत में निकासी व्यवस्था, भूमि का समतलन एवं निर्धारण तथा सतही जल एवं भूजल के संयुक्त उपयोग जैसे खेत संबंधी विकास कार्यों का निष्पादन सम्मिलित है। किसानों को जल की समान और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बारबंदी या जल वितरण की चक्रीय प्रणाली आरंभ की गई। फिर है दोस्तों फसल प्रतिरूप विविधीकरण पर फोकस किया गया ताकि जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हो। इस तरह के परिवर्तन के दौरान तिलहन दलहन आदि के उत्पादन पर बल दिया जाएगा ताकि उनकी कमी की पूर्ति की जा सके।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि CADP के अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय ने CAD परियोजनाओं में जागरूकता लाकर और किसानों के संघों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सहभागी सिंचाई प्रबंधन, अर्थात दोस्तों हम नीचे इसमें चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, को प्रस्तुत किया है और प्रोत्साहित भी किया। सिंचित कमान क्षेत्रों में जलग्रस्त क्षेत्रों में भूमि सुधार करना भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से मार्च 2012 के अंत तक लगभग 20.149 अर्थात 20.149 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को इसके तहत कवर किया गया। फिर देखते हैं दोस्तों सहभागी सिंचाई प्रबंधन अर्थात पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट अर्थात PIM। तो कोई भी सिंचाई परियोजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि बात साझेदारों से संबंध नहीं हो। ये साझेदार किसान स्वयं होते। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के समय में खेत की नहरों के नवीनीकरण और रख रखाव में लोगों की सहभागिता एक प्रमुख परंपरा थी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद इस प्रथा पर नौकरशाही के अतिक्रमण कर लिया और इस बात की अनुभूति हुई कि किसानों की भागीदारी के बिना किसी सिंचाई परियोजना का पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। फिर है दोस्तों सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी की अवधारणा को भारत सरकार के नीति के रूप में स्वीकार किया गया और इसे 1987 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति में शामिल किया गया। यह कहा गया है कि क्या है दोस्तों, क्या कहा गया देखते कि पॉइंट है दोस्तों कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में विशेष रूप से जल वितरण और जल दरों के संग्रहण में किसानों को अधिकाधिक शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। जल के कुशल उपयोग और जल प्रबंधन के संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए। फिर है दोस्तों केंद्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों में किसानों की भागीदारी के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार किए गए थे। PIM के उद्देश्य में से एक उपयोगकर्ताओं के बीच सिंचाई प्रणाली और जल संसाधनों के स्वामित्व की भावना लाना ताकि जल के उपयोग और सिंचाई प्रणाली के संरक्षण में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। फिर लास्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि परिचालन स्तर पर जल उपभोक्ता संघ अर्थात WUA वितरण समिति और परियोजना समितियों का गठन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित एक मॉडल अधिनियम की सहायता से विभिन्न राज्यों ने PIM के लिए कानून बनाए। 2010 में सभी राज्यों में विभिन्न WUA के तहत कवर किया गया कुल क्षेत्र लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर है। अब देखते हैं दोस्तों 7th हेडिंग दी गई है दोस्तों त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अर्थात एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम अर्थात AIBP। तो भारत सरकार ने 1966 से 1997 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP आरंभ किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय ऋण सहायता CLA द्वारा कुछ अपूर्ण प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ किया गया था। ये परियोजनाएं तथा कार्यक्रम पूरा होने के अग्रिम चरण में थे। निर्माण के लिए अग्रिम चरण से क्या आशय होगा कि देखते हैं दोस्तों। तो पहले से ही खर्च किए गए नवीनतम स्वीकृत अनुमानित परियोजना लागत का कम से कम 50% राशि खर्च की जा चुकी है। फिर है दोस्तों परियोजनाओं के आवश्यक कार्यों की कम से कम 50% भौतिक प्रगति हो चुकी है। तथा फिर है दोस्तों पॉइंट है कि AIBP के तहत परियोजनाओं को शामिल करने के लिए राज्य का प्रस्ताव एक विश्वसनीय निर्माण अनुसूची द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह अनुसूची लागू किए जा चुके कार्यों तथा आगे निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को उनकी लागतों के साथ दर्शाती है। फिर है दोस्तों लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि इस कार्यक्रम में उन बृहद मध्यम तथा विस्तार नवीनीकरण और आधुनिकीकरण अर्थात क्या है दोस्तों कि एक्सटेंशन रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन अर्थात ERM सिंचाई परियोजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए विचार किया गया था, जिन्हें योजना आयोग से निवेश मंजूरी प्राप्त थी, जो निर्माण के अग्रिम चरण में थी और
अगले 4 वित्तीय वर्ष में पूरी की जा सकती थी, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं थी। अब दोस्तों देखते हैं 8th हेडिंग दी गई है दोस्तों, जलीय निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनर्स्थापन हेतु योजना। अर्थात क्या है दोस्तों कि रिपेयर, रेनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज स्कीम। तो भारत में समुदायों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु किए गए जल संरक्षण में तालाबों और झीलों ने पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंचाई क्षमता का 6.27 मिलियन हेक्टेयर लघु सिंचाई स्रोतों जैसे कि दोस्तों तालाब इत्यादि में निहित है। लगभग 15 से 20% स्रोतों का किन्हीं कारणों से उपयोग नहीं किया जाता। इसके परिणाम स्वरूप सिंचाई क्षमता का 1 मिलियन हेक्टेयर समाप्त हो जाता है तथा अन्य सिंचाई क्षमता का लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर तालाबों के कम उपयोग के कारण समाप्त हो जाता है। फिर पॉइंट है दोस्तों, भारत सरकार ने जनवरी 2005 में कृषि से जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापन अर्थात RRR के लिए राष्ट्रीय परियोजना हेतु एक पायलट योजना को मंजूरी दी। केंद्र और राज्य की वित्तीय भागीदारी 3:1 अर्थात दोस्तों केंद्र इसमें 3 हिस्सा देगा और राज्य इसमें 1 हिस्सा के अनुपात में। इस योजना के उद्देश्य जल निकायों की भंडारण क्षमता को पुनः स्थापित करना और बढ़ावा तथा उनकी पहले जैसी सिंचाई क्षमता को पुनः प्राप्त करना एवं सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना आदि थे। इसके पायलट चरण में 1.73 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई है। फिर है दोस्तों पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि इस पायलट योजना की सफलता के साथ इस योजना की अवधि 12वीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ा दी गई। इस योजना के तहत 6,235 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ 10,000 जल निकायों में RRR कार्य शुरू करने की परिकल्पना की गई। इन 10,000 जल निकायों में से 9,000 जल निकायों के ग्रामीण क्षेत्रों से होने का प्रस्ताव है तथा शेष 1,000 जल निकाय शहरी क्षेत्रों में होंगे। उन जल निकायों के प्रस्ताव को जल निकायों की RRR योजना के अंतर्गत शामिल माना जाएगा, जिन पर एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम अर्थात IWMP कार्यान्वित किया गया। फिर है दोस्तों इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, देखते हैं दोस्तों। तो पहला है दोस्तों जल निकायों की पुनर्स्थापना एवं व्यापक सुधार के परिणाम स्वरूप तालाब भंडारण क्षमता में वृद्धि। सेकेंड है दोस्तों भूजल पुनर्भरण। थर्ड है दोस्तों पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि। फोर्थ है दोस्तों कृषि या बागवानी संबंधी उत्पादकता में सुधार। फिर फिफ्थ है दोस्तों तालाब कमानों के जल ग्रहण क्षेत्रों की वृद्धि। सिक्स है दोस्तों पर्यावरण संबंधी लाभों के माध्यम से संशोधित जल उपयोग दक्षता, सतही जल एवं भूजल के संयुक्त उपयोग में वृद्धि। फिर सेवंथ है दोस्तों इसमें कि प्रत्येक जल निकाय के सतत प्रबंधन हेतु सामुदायिक भागीदारी एवं स्वावलंबी व्यवस्था। और एट्थ है दोस्तों कि बेहतर जल प्रबंधन हेतु समुदायों की क्षमता निर्माण करना। अब देखते हैं दोस्तों 9th हेडिंग दी गई है हमको दोस्तों वर्चुअल वाटर अर्थात दोस्तों वर्चुअल वाटर की अवधारणा 1990 के दशक के आरंभ में प्रोफेसर एलन द्वारा प्रस्तुत की गई थी तथा वर्चुअल वाटर से आशय कृषि वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक जल से या अन्य शब्दों में कृषि उत्पादों में अंतर्निहित जल से। उदाहरण के लिए 1 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन करने के लिए औसतन 1600 घन मीटर जल की आवश्यकता होती। इस जल को आभासी माना जाता है क्योंकि गेहूं के बढ़ने के बाद इसके उत्पादन में प्रयुक्त जल गेहूं में सम्मिलित नहीं रहता है। वर्चुअल वाटर की अवधारणा हमें यह समझने में सहायता करती है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है। अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में उपलब्ध दुर्लभ जल का कुशलतम उपयोग निर्धारित करने में किसी वस्तु या सेवा के वर्चुअल वाटर का मूल्य उपयोगी हो सकता है। वर्चुअल वाटर ट्रेड से आशय इस विचार से है कि जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो वर्चुअल वाटर का आदान प्रदान भी होता है। जब कोई देश घरेलू स्तर पर उत्पादन के बजाय 1 टन गेहूं का आयात करता है तो वह देश 1300 घन मीटर
स्वदेशी जल की बचत करता है। यदि किसी देश में जल की कमी विद्यमान है तो बचाए दोस्तों क्या है, गए जल का किसी अन्य कार्य में उपयोग किया जा सकता है। यदि निर्यातक देश में जल की कमी है तो भी यह 1300 क्यूबिक मीटर का वर्चुअल वाटर का निर्यात करता है, क्योंकि गेहूं की वृद्धि के लिए प्रयुक्त जल अन्य प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं रहता है। इजराइल जैसे देश जहां जल की कमी है, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बड़ी मात्रा में जल के निर्यात को रोकने के लिए संतरा, जैसे कि दोस्तों संतरा में क्या उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता के निर्यात को हतोत्साहित करते हैं। फिर है दोस्तों वर्चुअल वाटर के आकलन की सीमाएं क्या क्या हैं। तो वर्चुअल वाटर का आकलन इस धारणा पर निर्भर करता है कि जल चाहे वर्षा के रूप में प्राप्त हो या सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रदान किया गया हो, जल के सभी स्रोत समान मूल्य के हैं। फिर है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि पूर्णतः यह माना जाता है कि उन गतिविधियों जिनमें अधिक जल का उपयोग किया जाता है को कम कर बचाए गए जल का उपयोग उन गतिविधियों में किया जाएगा जिनमें अपेक्षाकृत कम जल का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए अंतर्निहित धारणा यह है कि रेंजलैंड बीफ उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला जल किसी वैकल्पिक उत्पाद कम जल गहन गतिविधि के लिए उपलब्ध होगा। फिर है दोस्तों पॉइंट है कि यह माप पर्यावरणीय हानि के एक संकेतक के रूप में विफल रहती है और ना ही यह कोई संकेत प्रदान करती है कि क्या जल संसाधनों का उपयोग संधारणीय निकास सीमा के भीतर किया जा रहा है या नहीं। इसलिए वर्चुअल वाटर के अनुमानों का उपयोग नीति निर्माताओं के लिए कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता ताकि पर्यावरण के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों खाद्य आयात करने से भविष्य में राजनीतिक निर्भरता का खतरा उत्पन्न हो सकता है। आत्मनिर्भरता की धारणा कई देशों के लोगों के बीच गौरव की बात है। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमको डायग्राम में दिया गया है, प्रदेशों में वर्चुअल वाटर का प्रभाव कैसे होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे दोस्तों, तो यही डायग्राम है दोस्तों, इससे समझ लेना। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं कि संक्षेप में वर्चुअल वाटर ट्रेड जल से संबंधित समस्याओं पर एक नवीन विस्तारित परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। जल संसाधनों के मांग उन्मुख प्रबंधन से आपूर्ति उन्मुख प्रबंधन तक के हाल के घटनाक्रमों के फ्रेमवर्क में यहाँ प्रशासन के नए क्षेत्र उपलब्ध कराता है तथा यह विभिन्न दृष्टिकोण, आधारभूत स्थितियों और हितों के विभेदन और संतुलन की सुविधा प्रदान करता है। विश्लेषणात्मक रूप से यह अवधारणा हमें वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों और उनके संबंधों के बीच अंतर करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार वर्चुअल वाटर ट्रेड जल केंद्रीयता के संकीर्ण वाटर सेट दृष्टिकोण को दूर कर सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा चैप्टर है दोस्तों सिंचाई, यहीं पे समाप्त होता है, इरिगेशन। तो अब दोस्तों हम अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों मानव बस्तियाँ अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी को दोस्तों देखेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना, और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो घंटी के बटन को प्रेस कर कर उस पर ऑल नोटिफिकेशन कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। तो दोस्तों हमारी यहीं पे 30वें नंबर की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब दोस्तों अगली क्लास में हम ह्यूमन ज्योग्राफी को देखेंगे दोस्तों, जो कि हमारी 31 नंबर की क्लास रहेगी। तो दोस्तों आई बटन में जाकर सारी क्लासें देख लेना जितनी भी क्लास हो चुकी, ताकि आपकी लिंक बनी रहे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।